गणपति बप्पा। हर बार गणेश चतुर्थी में भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को उबारने चले आते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बकवास है। हाँ भाई, माना कि गणपति महोत्सव के समय हमारा देश चमक उठता है, घर घर में एक अलग रौनक होती है, हम सब आपस में मिलते जुलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो उठता है। लेकिन इसका भारत की अर्थव्यवस्था से क्या ही लेना देना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि गणपति के इन 10 दिनों में भारत के लोग कितना धन कमाते हैं, इस महोत्सव का टोटल टर्नओवर कितना है, कितनी भव्य मूर्तियां बनती हैं, कितनी फूल मालाएं बिकती हैं और इससे हमारे देश पर क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन रोचक लगती है तो फटाक से गणपति बप्पा मौर्य कहकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट में ये बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा गणपति पंडाल कौन सा है, जिससे हमारे दर्शक भी उस पंडाल का दर्शन करके गणपति बप्पा का आशीर्वाद पा सके। बप्पा का ये त्योहार भारत में कई लोगों का और मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है। गणपति बप्पा सिर्फ हमारे दिलों पर ही राज नहीं करते, बल्कि वे हमारी अर्थव्यवस्था भी चलाते हैं। यदि आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार में त्योहारों का क्या महत्व होता है और वो किस तरह से आपके बिजनेस को उछाल देते हैं, इसको तो आप भली भांति ही समझते होंगे, क्योंकि शायद ऐसे त्योहार आम आदमी के लिए छुट्टी के लिए होंगे, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए ये इकोनॉमिक का गोल्डन पीरियड होता है जो उसके व्यापार को एक अलग ग्रोथ देता है। त्योहारों को भारत का इकोनॉमिक ड्राइवर कहते हैं क्योंकि उनसे एक सिद्धांत का जन्म होता है, रिपल इफेक्ट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट इनकम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन बूम। ये सुनने में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मार्केट की ये चीज़ आप खुद महसूस किए होंगे और अगर नहीं किए तो अब मैं बताऊंगी ये होता कैसे है। भारत में गणपति बप्पा समृद्धि के देवता के प्रतीक हैं और उनकी इसी बलशाली शक्ति के दर्शन उनके गणेश महोत्सव के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में होते हैं। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन गणपति के मात्र 10 दिन में सिर्फ मुंबई जैसे एक शहर में 1 लाख करोड़ का कारोबार होता है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग खेल का सबसे बड़ा भारत में इवेंट है और आईपीएल के दौरान प्रचार में, स्पॉन्सरशिप में 15,000 करोड़ का कारोबार होता है। अब आप कल्पना करके देखिए, 15,000 करोड़ का आईपीएल जो 2 महीने से ज्यादा चलता है और एक तरफ गणेश जी का ये उत्सव जो मात्र 10 दिन में 1 लाख करोड़ की इकोनॉमिक बूम देता है। तो बात यह है, बप्पा का ये त्योहार आते ही पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। चाहे वो साड़ी हो, कुर्ता हो, ज्वेलरी हो, लोग बन संवर कर सज धर कर अपने मित्रों परिजनों से मिलते हैं और इस मिलने जुलने के दौरान एक दूसरे को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, जैसे मिठाइयाँ और बहुत कुछ। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, ज्वेलरी और स्वीट्स की बात करें तो टेक्सटाइल में 30%, मिठाइयों में 40% और गहनों की मार्केट में 25 से 30% का दमदार उछाल देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि केवल मिठाइयों में 40% का उछाल कैसे? तो आपको बता दूं, बप्पा को भी मिठाई बहुत पसंद है। मीठा बोले तो बप्पा का मोदक, जिसकी मुख्य सामग्री होती है नारियल, यानी कि मोदक बिना नारियल के नहीं बन सकता। केवल पुणे का डेटा देखें तो सिर्फ 10 दिनों में 35 लाख नारियल बिकते हैं। डेटा देखें तो इन 10 दिनों में 35 से 36 लाख नारियल बिकते हैं। बोले तो मार्केट में नारियल की मांग इतनी हो जाती है कि वो अपने प्राइस के 1.5 गुना दाम से बिकने लगती है। पुणे की नारियल बाजार का पिछला 2010 का डेटा उठाकर देखें तो 10 दिन में 1 करोड़ 80 लाख का टर्नओवर हुआ। अब आप आकलन करिए, 1 करोड़ 80 लाख का टर्नओवर, ये डेटा भी 14 साल पुराना है, तो आज का क्या ही हाल होगा। अब पुणे से महाराष्ट्र के दूसरे शहर नासिक की ओर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि नासिक गणपति बप्पा के लिए कितने फूल खरीदता है। तो दोस्तों, ये है नासिक का पंचवटी फूलों का बाजार। हालांकि आपको थोड़ा सा गणपति बप्पा से हट के थोड़ी देर के लिए सीता जी की ओर ले चलते हैं कि आखिरकार ये पंचवटी फूलों का मार्केट क्यों प्रसिद्ध है
और पूरे महाराष्ट्र में फूलों की खरीद फरोख्त के लिए लोग नासिक के पंचवटी फूल मार्केट में ही क्यों आते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें, ये वही नासिक है जहां लक्ष्मण जी ने रावण की बहन सूर्पनखा की नाक काटी थी, जिसके नाम से नासिक पड़ा है। और उस दौरान सीता जी इस पंचवटी यानी पांचों वटों का समूह यानी फूलों की बगियां नामक स्थान पर निवास करती थी। तभी से ये पंचवटी इतना फेमस हुआ कि आज के भारत में ये पंचवटी फूल मार्केट से फेमस हो चुका है, जहां एक नॉर्मल दिनों में 20 टन फूलों की बिक्री होती है। ये हम आपको एक आम दिन की बात बता रहे हैं। यही गणपति के दौरान मैरीगोल्ड, शेवंती, परिजात, जैस्मिन और बप्पा के पसंदीदा हिबिस्कस की बिक्री 2 गुना हो जाती है। यानी थोड़ा सा गुणा भाग करें तो इन 10 दिनों में बप्पा की सेवा में 400 टन फूल बिकते हैं। अब आप सोचिए, एक छोटे से शहर में गणपति के चलते न जाने कितने फूल विक्रेताओं के घर गुलजार हो जाते होंगे। ये था रिपल इफेक्ट का पहला पड़ाव, यानी कंजम्पशन बूम। अब आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले की ओर, जहां लाखों लाख गणपति बप्पा की मूर्तियों का निर्माण होता है और न जाने कितने ही कल कारखाने इस काम को करने के लिए महीनों से लगे रहते हैं। तकरीबन 2000 से ज़्यादा मूर्तिकार अपनी कला के माध्यम से कच्ची मिट्टी से बप्पा का निर्माण करते हैं। और इन मूर्तियों की संख्या पता है आपको कितनी है? 30 से 35 लाख, वो भी हर साल। और बप्पा के इस मंगलमय निर्माण से मूर्तिकार 600 करोड़ रुपए कमाते हैं। और यही अगर पूरे देश की बात करें तो मात्र 20 करोड़ मूर्तियों की ही बिक्री हो पाती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, कहाँ 10 दिन का 600 करोड़ रुपए और कहाँ पूरे साल का 20 करोड़ रुपए। इसीलिए गणपति बप्पा के इस आयोजन में होने वाली बिक्रियों को सीजनल एम्प्लॉयमेंट के रूप में गिना जाता है, जिसका भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा किरदार है। तो ये था रिपल इफेक्ट का दूसरा पड़ाव। लेकिन आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि कुछ साल पहले तक बप्पा की मूर्तियों को चाइना से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन कोविड-19 के बाद ये प्रचलन बंद हुआ और इसके फलस्वरूप भारत के मूर्तिकारों को 300 करोड़ रुपए का बिजनेस मिला। और ये सब संभव हो पाया बॉयकॉट चाइना ट्रेंड के बाद। यानी पहले इसी गणपति फेस्टिवल में चाइना हमसे 50,000 करोड़ रुपए की मूर्तियों का व्यापार करता था। यानी त्योहार तो हमारा, पर पटाखे उनके देश में फूटते थे, यानी पूरा मुनाफा उनका। वही बात की जाए तो देश के छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट पर भी बप्पा का हाथ रहता है, जैसे डेकोरेटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, पंडाल बांधने वाले। इसी तरह अन्य सीजनल अपॉर्चुनिटीज गणपति बप्पा के माध्यम से क्रिएट होती है। भारतीय डेटा बताता है कि इनमें 1 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आज हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी जो भारत के बाहर काम धंधे के लिए निवास करती है, उनको भी परिवार से मिलने का, अपनी माटी की खुशबू लेने का ये एक सुनहरा अवसर होता है, जो भारतीयों के लिए एक्सपोर्ट इनकम का अवसर बनाता है और हमारे रिपल इफेक्ट की तीसरी कड़ी बनता है। यानी हर वर्ष इंडिया $100 मिलियन रेमिटेंसेस के तौर पर प्राप्त करता है। ये उन लोगों के घर भेजे हुए अर्जित धन होते हैं जो भारत के बाहर अपना काम धंधा करने के बाद भी अपने परिवार को याद रखते हैं, और ये धन भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI का इंटरेस्ट भारत के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गणपति के समय एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इन जैसे देशों में रहने वाले भारतीय भारत से मूर्तियां और मिठाइयां, नमकीन भी मंगाते हैं, यानी कि भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा नमकीन निर्यातक है, यानी कि नमकीन को एक्सपोर्ट करने वाला। वहीं चाइना, स्पेन दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। देश में तकरीबन 1400 से ज़्यादा छोटे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके 131 देशों में ग्राहक हैं। इंडियन नमकीन मार्केट $108 बिलियन का है। इंडियन फेस्टिवल्स के दौरान चिटाले बंधु की मैंगो बर्फी, हल्दीराम की भुजिया और ऑरेंज बर्फी देश के सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है। अब हम आपको बता दें, भारत सिर्फ प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करने में ही रुचि नहीं ले रहा है, अब वो आइडिया भी एक्सपोर्ट करता है। अब आप कहेंगे अब ये कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ।
पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पहला इंटरनेशनल गणेश फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करके, जहां उन्होंने विदेश में रहने वाले लोगों को मुंबई, पुणे, रत्नागिरी और पालघर में एक अनोखे एक्सपीरियंस को करने का ऑफर दिया। जैसे स्पेन में टोमाटिनो फेस्टिवल, ब्राज़ील में कार्निवल होता है और उस समय जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, वैसे ही गणेश महोत्सव के नाम से विश्व भर के लोग क्यों नहीं आ सकते हैं। आइडिया तो बॉस सरकार का ठीक ही था। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां भारत के लिए बहुत ही इकोनॉमिक स्कोप है और बहुत कुछ करने जैसा भी। मतलब जितना इसको फैलाया जाए उतना कम है। तो गणपति महोत्सव को एज एन इवेंट, एज एन एक्टिविटी, एज एन एक्सपीरियंस मार्केट करने की ज़रूरत तो है। अब इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। दोस्तों, महोत्सव की वजह से ही लोग अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। कंपनियां नए नए ऑफर निकालती है, प्रोडक्ट प्रमोशन करती है, सेल्स पर डिस्काउंट चलाती है ताकि सेल्स में इजाफा हो पाए, जिसके चलते दुकानदारों की बिक्री भी डबल हो जाती है। यहाँ तक कि लोग गाड़ियाँ और नए घर खरीदने के लिए ये मुहूर्त शुभ मानते हैं। भारत में लोग इतने धार्मिक हैं कि वो इन जैसे शुभ अवसरों की तलाश में रहते हैं, यानी ऑस्पिशियस बाइंग में विश्वास रखते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो मार्केट में रेट कुछ भी हो, लेकिन उनकी मान्यताओं के अनुसार उन दिनों में खरीदारी की जाएगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए रियल एस्टेट कंपनियां भी खरीदारों के लिए ऑफर्स निकालती है। लोग हाउसिंग लोन्स लेते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में भी लोन की डिमांड बढ़ती है, जिससे बैंकिंग को भी बल मिलता है। वहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स की माने तो गणपति के दिनों में ऑटो इंडस्ट्रीज को भी ज़बरदस्त बूम मिलता है। अब ये पिछले साल का डेटा देखिए, गणपति के मात्र 10 दिनों में 1,24,000 फोर व्हीलर और 4,60,000 टू व्हीलर की बिक्री रिकॉर्ड की गई, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। अब बात करें इन बड़े बड़े गणपति महोत्सव और पंडाल से आने वाले पैसों की, तो आपको बता दें सिर्फ पैसे कमाना ही मेन मकसद नहीं होता। उन पैसों का होता क्या है, इम्पोर्टेंट ये है। इस इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट की स्टेज को द आर्ट ऑफ गिविंग बोलते हैं। आपको बताऊं, हैदराबाद में हर साल एक महालड्डू का आयोजन होता है, जहां ऐसे बड़े बड़े लड्डूस बनाए जाते हैं और फिर उनकी बोली लगाई जाती है और उस ऑक्शन से आने वाला पैसा जन कल्याण के लिए यूज़ होता है। पिछले साल एक 5 किलो का महालड्डू 1,26,00,000 में ऑक्शन हुआ था, जिसका सारा पैसा ज़रूरतमंदों में वितरित किया गया। ऐसा ही मुंबई में जीएसबी सेवा मंडल में तुलाभार सेवा होती है, यानी लोग अपने आप को या अपने किसी प्रियजनों को एक बड़े तराजू में तौलते हैं और फिर श्रद्धा अनुसार ही उतने वजन का खाना या नारियल या उतने वजन का प्रसाद और कभी कभी उतनी ही तौल की चांदी भी दान कर दी जाती है। मोटा माटी बोले तो तुलाभार सेवा में अपनी ही तौल की चीज़ों को दान करते हैं। पिछले साल लाल बागचा राजा के लिए गणपति के पंडाल में पहले 2 दिनों में ही 1 करोड़ डोनेशन आई, जो ट्रस्ट के माध्यम से किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस के उपचार में यूज़ की गई। ऐसे ही चिंचपोकली, चिंतामणि, रायगढ़ के स्कूलों के लिए हर वर्ष उपहार भेजते हैं। बोले तो किसी न किसी स्तर पर इस तरह की एक बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनाती है। एक छोटे से फूल वाले से लेकर बड़े से बड़े रियल एस्टेट तक, मिट्टी के मूर्तिकारों से लेकर ई कॉमर्स तक, हर सेक्टर में गणपति बप्पा अपनी बड़ी छाप छोड़ते हैं। तभी तो बोलते हैं ऐसे ही गणपति बप्पा हर साल भारत की इकोनॉमिक को उछालते हैं, क्योंकि भारत में तकरीबन 10 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और हमें इनकी भी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की ये आबादी 2-धारी तलवार है। अगर ये आबादी बेकार रही, बेरोज़गार रही, तो देश को कोई नहीं बचा सकता। ऐसे में इन दिनों इन आबादी को भी मतलब भर की खुराक मिल जाती है, क्योंकि भारत की 1.5 अरब आबादी में कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट सभी के लिए जॉब जनरेट नहीं कर सकती है, क्योंकि देश भर में हर वर्ष 20 मिलियन जॉब्स की आवश्यकता है। हम सिर्फ 5 मिलियन नए रोजगार ही बना सकते हैं। और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि आंकड़ों की माने तो 15 मिलियन लोगों को जॉब्स मिलने वाली ही नहीं है। लेकिन गणपति महोत्सव के दौरान इन 15 मिलियन लोगों में से बहुतों के हाथ में प्रोडक्टिव काम होता है। इसी तरह के छोटे छोटे आयोजनों से देश की ऐसी आबादी अपनी जीविका चलाती रहती है। क्योंकि बात करें महोत्सव में इनके इन्वॉल्वमेंट की, तो आप उनसे फूल खरीदते हैं,
उनसे नारियल खरीदते हैं, घर और सोसाइटी के डेकोरेशन के लिए उनको बुलाते हैं, उन्हें गणपति पंडाल बनाने का मौका देते हैं, जिससे उनके परिवार का भी पोषण होता है। घुमाकर बोले तो गणपति बप्पा की छत्र छाया में वो भी पलते हैं, जिसको हम फेस्टिव इकोनॉमिक की देन भी बोल सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत दुनिया की ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है, क्योंकि अगर बात करें 3 से 4 साल पहले की तो कोविड-19 ने 1/4 जीडीपी हमसे छीन ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम वापस ट्रैक पर आ पाए हैं तो उसका सीधा कारण फेस्टिव इकोनॉमी ही रहा है। अब वो चाहे रक्षाबंधन हो, साउथ का ओणम हो, गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो, दशहरा हो या फिर दुर्गा पूजा, ये सभी छोटे छोटे रीजनल फेस्टिवल भारत की इकोनॉमी ट्रेन को पटरी पर ले ही आते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब सार्थक लगा हो, हम जो बात आपको समझाना चाहते हैं वो समझ आई हो और हमारी कोशिश सफल रही हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से साझा करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फ़र्क पड़ता है।